हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने एफआरओ यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को किया था एक्सप्लेनेशन के साथ में। उसके आगे के एमसीक्यूज़ आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पिछले क्लास में हमने 30 एमसीक्यूज़ किया था और आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आंसर करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1952। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है ना, जिसका उद्देश्य क्या था? तो जिसका उद्देश्य योजनाओं को अनुमोदित करना, विभिन्न स्तरों पर विकास करना। ठीक है, एक साथ मिलकर काम करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक नियोजन एक विषय है। आंसर करेंगे, आर्थिक नियोजन एक विषय है। किसका विषय है? तो संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशेष सूची में। आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो एक इसमें और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप एक बार चेक कर लेना नेट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? आंसर करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में योजनाओं का उद्देश्य निम्नलिखित में से प्राप्त होता है। आंसर करेंगे, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना। आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको इंग्लिश में ये करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से प्राप्त होना राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका उद्देश्य जैसे गरीबी उन्मूलन, सामाजिक कल्याण, ठीक है, वगैरह वगैरह पे इसका सिद्धांत रहता है। ठीक है ना, मतलब सामाजिक कार्य पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमेटी की जुड़वां बहन के नाम से भी जाना जाता है? आंसर करेंगे, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। ठीक है, अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ये दोनों क्या होता है? दोनों जो है ना वित्तीय मामले से संबंधित होता है। वित्तीय मामला मतलब क्या? अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड रहता है। खर्च का अनुमान जो होता है, एस्टिमेट कमेटी, ये सब इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 आंसर करेंगे,
सभी को पता होगा अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको याद रखिएगा। इनका एक एडम स्मिथ का एक बुक भी है जो बहुत फेमस है। इसे इन्होंने 1776 में पब्लिश किया था। ठीक है, उस बुक का क्या नाम है? तो बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? आंसर करेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। तो क्या है ना, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसके द्वारा अपनाया? आंसर करेंगे। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसके द्वारा अपनाया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1948 की औद्योगिक नीति। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1948 की औद्योगिक नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? एक अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आमतौर पर हैं। क्या होती हैं? तो निम्न प्रति व्यक्ति आय पूंजी। ठीक है, आय यहाँ तक है। निम्न, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सही नहीं है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, देश में सर्वाधिक दालों का उत्पाद किस राज्य में होता है? आंसर करेंगे। देश में सर्वाधिक दालों का उत्पाद किस राज्य में होता है? ये सब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा। किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा शायद। तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को में सबसे ज़्यादा दाल ये होता है। मध्य प्रदेश को एक और नाम से बोला जाता है, आप लोग को शायद पता होगा या नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा, दालों का कटोरा मध्य प्रदेश को बोला जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाउल ऑफ पल्सेस। मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पाद होता है, इसीलिए दालों का कटोरा उसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 41 में क्या है? रोलिंग प्लान की रणनीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था? आंसर करेंगे। रोलिंग प्लान की रणनीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपनाया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जो है रोलिंग प्लान को इनके द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो कब अपनाया गया था पूछता है कभी कभी इस भी। तो 1978 से 1980 में शुरुआत हुआ था रोलिंग प्लान की। किसकी? रोलिंग प्लान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। प्रथम योजना में, दूसरी योजना में, तीसरी योजना में या चौथी योजना में?
आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? कभी कभी पूछता है इसमें 1961 से 1966। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता क्या चीज़ के क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। लेकिन क्या आगे क्या हुआ ना, 1965 1966 के काल में, ठीक है, अकाल पड़ गया। ठीक है, और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कृषि उत्पाद काफ़ी गिर गया, मतलब उसका वृद्धि जो होता है ना ऋणात्मक हो गया था। ये आपने न्यूज़ सुना भी होगा, बहुत न्यूज़ में था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, गाडगिल फार्मूला का तात्पर्य किसने आवंटन से है? किसके आवंटन से है? गाडगिल फार्मूला का तात्पर्य किसके आवंटन से है? आंसर करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो वैसे आयोग की तरफ से दिया गया है, राज्यों के बीच कर आय। ऑप्शन नंबर सी, पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसे भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शंस बी में और सी में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। इसका आंसर करेंगे तो किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। इकोनॉमी सर्वे, जिसको क्या बोला जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण को इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे बोला जाता है, जो भारत सरकार का वार्षिक दस्तावेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को कंपनी छोड़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप दी जाने वाली धनराशि कहलाती है? कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को कंपनी छोड़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इसको बोला जाता है गोल्डन हैंडशेक, इसको कि हिंदी में क्या बोला जाता है? स्वर्णिम विदाई। ठीक है, स्वर्णिम विदाई भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पूर्ण गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का अर्थ क्या है? पूर्ण गरीबी का अर्थ क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पूर्ण गरीबी का अर्थ क्या है? 46, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी, या बुनियादी न्यूनतम कैलोरी, बुनियादी या जो भी बोल सकते हैं, उस में भी इंसान असमर्थ रहे तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में भारत में ब्रॉड मनी है, क्या है? आंसर करेंगे।
तो भारत में ब्रॉड मनी क्या होगा? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, M3। ठीक है, ब्रॉड मनी M3, M1 करेंसी प्लस डिमांड। ठीक है, डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट। आरबीआई के अनुसार जो है ना, ये आरबीआई के अनुसार M3 कहा गया है, भारत को ब्रांड मनी माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे M3 इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना, पैसे की सबसे अधिक तरलता और उपयोगिता को बताता है ये M3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक वित्त का शीर्ष संस्थान है? 48, इसको इंग्लिश में बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल फिनांस ऑफ इंडिया? आंसर करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आयोग की तरफ से इसे सही कहा गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा कैश रिजर्व अनुपात CRR कम कर दिया जाता है तो इसका क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 49, ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करेंगे। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? इसका क्या होगा? तो बढ़ेगा। ठीक है, इसका जो होता क्या है ना, CRR जो होता है ना, ये जो है न्यूनतम राशि है। ठीक है, न्यूनतम राशि होता है जो बैंक को आरबीआई के पास जमा करना होता है। ठीक है, जो बैंक को ये जो बैंक हुआ ये आरबीआई के पास जमा का होता है। ठीक है, जब CRR घटता है, ये जो घटता है, ठीक है, तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा लोन देने के लिए होता है। ठीक है ना, तो जिससे क्रेडिट निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है, इसी की वजह से यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो बढ़ता है, आंसर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम का संबंध। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम FRBMA की चिंताएं हैं। क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों होगा। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। भारत को जनसंख्याकी लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिवाइडेंड्स वाला देश माना जाता है क्योंकि? आंसर करेंगे, इसका ऑप्शंस आपके सामने है। भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिवाइडेंड वाला देश माना जाता है क्योंकि? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, इसकी जनसंख्या 15 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? आंसर करेंगे।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, बुद्धू भगत और बिंद राय मानकी, ठीक है ना। कोल विद्रोह कब हुआ था वैसे? अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कोल विद्रोह कब हुआ था तो 1831 से 32, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो झारखंड के क्षेत्र में हुआ था, जिसमें बुद्धू भगत और बिंद राय मानकी प्रमुख नेता थे। ये दोनों जो है ना, ये प्रमुख नेता थे। ये ब्रिटिश शासन के ज़मींदार के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, मतलब ज़मींदारी को हड़पा जा रहा था ना, तो उसके अगेंस्ट में ये विद्रोह किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा राजनीतिज्ञ भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आंसर करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अमिया कुमार घोष, राम नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिक उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, साप्ताहिक पत्रिका छोटा नागपुर समाचार झारखंड के किस नगर से प्रकाशित होती थी? आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग से। कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, बहरोमपुर के पुरातात्विक स्थल का संबंध किस संप्रदाय के प्राचीन अवशेषों से है? आंसर करेंगे। किससे है? तो बौद्ध, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे स्तूप और जो होता है ना प्रसिद्ध स्तूप, मूर्तियाँ, ये सब मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मुंडा दुरंग शीर्षक में मुंडारी लोकगीत संग्रह किसने संकलित किया था? आंसर करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। किसने संकलित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? W.G. आर्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, आमडलिया एवं जामडलिया किस प्रसिद्ध नृत्य शैली की विशेषताएं हैं? आंसर करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने, आमडलिया और जामडलिया किस प्रसिद्ध नृत्य शैली की विशेषताएं हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जदुर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विरसा उल गुलान के दौरान प्रयुक्त सफ़ेद झंडा किस नियम का प्रतीक था? ऑप्शंस आपके सामने, शांति, आत्मसमर्पण, अबुआ राज की प्राप्ति, शत्रुओं के विनाश। आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? अबुआ राज की प्राप्ति। 59 की तरफ बढ़ते हैं। 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? आंसर करेंगे। आप सभी को पता होगा कब शामिल किया गया था? तो 2003 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, ये सब पूछता है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 60 स्क्रीन पे है, आंसर करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से किस तिथि को भागे थे? आंसर करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 1992 को भागे थे, ठीक है, अपने साथियों। चलिए आंदोलन याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? आंसर करेंगे। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पठार का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। रजरप्पा क्षेत्र में भेरा नदी दामोदर नदी पर जल प्रपात बनाती है क्योंकि दामोदर घाटी गहरी है, भेरा नदी बाद में बनी है। दामोदर नदी का उद्गम हिमालय से है, भेरा नदी का उद्गम हिमालय से है। आंसर करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी की घाटी गहरी है। ठीक है, अधिक गहरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भेरा नदी दामोदर नदी पर जल प्रपात इसलिए बनाती है क्योंकि दामोदर नदी जो है, ठीक है, ये जो दामोदर नदी है वो अपेक्षा से ज़्यादा गहरी है। ठीक है, और जिससे ऊंचाइयों का अंतर जल प्रपात निर्माण करता है, तो डिफरेंस रहेगा ऊंचाई का, तो डेफिनेटली झरने का निर्माण होगा, वाटरफॉल का। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में किस प्रकार का लौह अयस्क का भंडार अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर करेंगे, झारखंड में किस प्रकार का लौह अयस्क का भंडार अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। झारखंड का लाख उद्योग, इसमें ला होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया है, ला। ठीक है, झारखंड का लाह उद्योग जो कि एक वन आधारित उद्योग है, इन जिलों में स्थित है। बताइएगा कौन से जिलों में केंद्रित है लाह उद्योग? लाह, आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रांची, लोहरदगा, गुमला, ये हो जाएगा इसका आंसर। 69 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 65 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता झारखंड की नदियों की नहीं है? 65 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का विशेषता नहीं है? ये चट्टानी तल पर बहती हैं, वे मौसमी होती हैं, वे धाराएं संरचना द्वारा निर्देशित करती हैं, या फिर वे 9 पहियों के लिए उपयुक्त हैं। 9 पहिए मतलब कि वे नदियाँ, ठीक है, जो नाव चलाने के लिए उपयोगी है, नाव चलाने के लिए उसको 9 पहिए वाहन के लिए उपयोगी माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ये होगा जो कि विशेषता नहीं है, मतलब नाव चलाने लायक नदियाँ नहीं हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे की क्लास में कल कंटिन्यू, इसके आगे 65 के आगे 66 से कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, 2 दिनों में ख़त्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।